नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के संभागों के संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी और कहा था कि आने वाले वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान का एकीकरण एक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। हम इस टॉपिक को दो भाग में या दो वीडियो में पूरा करेंगे। पहले भाग में एकीकरण की पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में जो एकीकरण के चरण है उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एकीकरण की पृष्ठभूमि से डायरेक्ट प्रश्न जो आते हैं वो एकीकरण और उसके चरण से संबंधित आते हैं और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार वह एकीकरण की पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें एकीकरण से हमारा क्या मतलब है। स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश भारत था वह कई सारी रियासतों में बटा हुआ था। उन सभी रियासतों को एक राष्ट्र के रूप में, उन सभी रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। भारत का भी एकीकरण हुआ है, लेकिन हम विशेष चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण पर। तो ये तो बात हो गई एकीकरण की। अब चूंकि एकीकरण जो है रियासतों से मिलकर बना हुआ है और स्वतंत्रता से पूर्व भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, तो एकीकरण की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के पहले की कई घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना जरूरी है। तो चूंकि भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो हम 1857 की क्रांति से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एकीकरण की पृष्ठभूमि में मैं दो घटनाओं का जिक्र करता हूं। पहला, हम कोशिश करेंगे कि इस एकीकरण की पृष्ठभूमि को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकें। तो पहली घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं एकीकरण की पृष्ठभूमि में, वह दिनांक आती है 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 विश्व परिप्रेक्ष्य में यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ है और हम देखेंगे कि किस तरह से यह घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोगी साबित हुई या भारत के राजस्थान के एकीकरण में इस घटना का क्या योगदान है। तो दिनांक आपको ध्यान रखनी है 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है और ये विश्व युद्ध कब तक चलता है? यह विश्व युद्ध चलता है 2 सितंबर 1945 तक। तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध तो एक तो यह घटना हो गई। हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इन घटनाओं का संबंध एकीकरण से या भारत के स्वतंत्रता से है। और दूसरी जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं उसकी दिनांक आती है 24 जुलाई 1945।
अब 24 जुलाई 1945 में क्या होता है, इस दिन ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। 24 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और वहां जो लेबर पार्टी थी उसकी विजय होती है और लेबर पार्टी के एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दूसरी जो घटना है 24 जुलाई 1945, हम लिख रहे हैं घटना ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन तथा लेबर पार्टी के एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दो घटनाएं हैं आपके सामने, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, और दूसरी घटना है 24 जुलाई 1945 ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन और लेबर पार्टी के जो एटली है वो प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के। अब इन दोनों घटनाओं का क्या योगदान है, तो पहली बात तो कर लेते हैं 24 जुलाई 1945 को जो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और जो लेबर पार्टी और एटली जो लेबर पार्टी के एटली जो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसका क्या योगदान है। लेबर पार्टी और एटली ये दोनों, या यूं कहें लेबर पार्टी ही की विचारधारा कह दीजिए, लेबर पार्टी जो है वो भारत तथा भारतीयों के प्रति एक उदार रवैये वाली पार्टी थी, या यूं कहें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की, भारत के स्वतंत्रता के लिए ये पक्षधर एक पार्टी थी। तो ब्रिटेन में भारत के समर्थन वाली या भारत के लिए एक उदार रवैये वाली अगर सरकार ब्रिटेन में बनती है तो निश्चित ही है कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन है उसके पक्ष में कुछ विचारधारा ब्रिटेन में भी बनेगी। तो पहली घटना तो ये हो गई। दूसरी, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आजाद हिंद फौज थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, आजाद हिंद फौज, अब आप यूं कह दीजिए कि शायद उनकी जो छवि खराब करने के लिए हो आजाद हिंद फौज की, या उनकी जो शौर्य का जो उन्होंने परिचय दिया द्वितीय विश्व युद्ध में उसको कमतर आंकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने आजाद हिंद फौज के अफसरों पर तथा अफसरों पर कोर्ट मार्शल किए, सिपाहियों पर, जवानों पर मुकदमे किए। तो ये जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज के अफसरों पर जो मुकदमे की कार्रवाई है, इसका विरोध भारत में होना स्वाभाविक था। तो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के लिए, उन आंदोलनों में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आजाद हिंद फौज के अफसरों पर जो कार्रवाई की गई ब्रिटिश हुकूमत द्वारा, उसका विरोध हुआ और उस विरोध के चलते वो आंदोलन और ज्यादा गति पकड़ने लगे। तो ये दो घटनाएं हैं। एक तो आंदोलन को गति मिलती है इस घटना से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हिंद फौज के अफसरों पर किए गए मुकदमों के कारण, और दूसरा ब्रिटेन में जो भारत के प्रति उदार रवैये रखने वाली एक सरकार बनती है, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि आंदोलन तेज हुए होंगे ताकि जल्दी से स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा जा सके। तो ये दो घटनाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं, जो अगली हमारे पास दिनांक आती है वो है 28 फरवरी 1946। अगली जो दिनांक हम लिख रहे हैं 28 फरवरी 1946। इस दिन क्या होता है, बंबई तथा
कराची में नेवी द्वारा विद्रोह किया जाता है। नेवी द्वारा विद्रोह किया जाता है। बंबई तथा कराची में नेवी द्वारा विद्रोह किया जाता है और इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय राजनीतिक लोगों से और स्थानीय राजशाही लोगों से सहायता लेकर इस घटनाक्रम को दबाने के लिए लॉर्ड वेवेल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो मुंबई में नेवी द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसका या जिसको दबाने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और इसी घटना चक्र के तहत भारत में लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री होती है वायसराय के तौर पर। तो 28 फरवरी 1946 को बंबई तथा कराची में नेवी द्वारा विद्रोह किया जाता है और जिसको दबाने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आगे जो घटना आती है वो आती है 22 मार्च। ये सब हम एकीकरण की पृष्ठभूमि में कुछ तथ्य पढ़ रहे हैं। अगली जो घटना आती है वो आती है 22 मार्च 1947। क्योंकि लॉर्ड वेवेल का एक इंप्रेशन ये हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश आखिर इस स्थिति में आ गए थे कि वो भारत को सत्ता सौंपना चाहते थे और उस शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए इस घटना चक्र के तहत ब्रिटिश हुकूमत को यह लगा कि लॉर्ड वेवेल जो है वो भारत के साथ एक शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को दिल्ली वायसराय बना के 22 मार्च 1947 को भेजा, जिनका कार्य यह था कि भारत के साथ शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की जो योजना है उसको अंजाम देने था। तो 22 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर दिल्ली पहुंचते हैं और इनका कार्य के प्रमुख कार्य यही था कि भारत के साथ जो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना है उस प्रक्रिया को अंजाम देना था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान आते ही, दिल्ली आते ही यहाँ के जो आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, उधर मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, सरदार पटेल हो गए इधर से, और कहीं जो राज प्रमुख वगैरह थे रियासतों के, उन सभी से जो चर्चा है इस योजना पर चर्चा करना आरंभ कर दिया था। अब हम आते हैं अगले दिनांक में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 जून
1947। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के लिए एक योजना पेश करते हैं, जिसके तहत भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। दोनों राष्ट्रों की अपनी संविधान सभा होगी, दोनों राष्ट्र की अपना अलग संविधान होगा। इसके अलावा उस योजना में पंजाब तथा बंगाल को लेकर यह था कि वहां विभाजन की प्रक्रिया के लिए जनमत कराया जाएगा, और जो देसी रियासतें हैं, अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर पूर्ण अधिकार नहीं था। कुछ जगह वो डायरेक्ट उनका रूल अधिकार था, जबकि कुछ जगह उन्होंने स्थानीय राजाओं के साथ, महाराजाओं के साथ सहायक संधि कर रखी थी। तो ये भी था कि जो देसी रियासतें हैं उनसे ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो सहायक संधि के दौरान जो शर्तें ब्रिटिश के साथ देसी राजाओं ने की थी वो अब हट जाएगी, देसी रियासतें स्वतंत्र रहे। ठीक है, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसके तहत आपको अभी बता चुके हैं भारत 2 राष्ट्रों में विभाजित होगा, भारत और पाकिस्तान। दोनों की अपनी संविधान सभाएं होगी, दोनों के अपने अलग अलग संविधान होंगे। पंजाब और बंगाल को लेकर जनमत का प्रावधान था, और देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहलाती है। 3 जून योजना कहलाती है। तो प्रश्न है 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब पेश की गई थी? 3 जून 1947 को। तो यहां तक का क्रमवार अध्ययन मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये योजना पेश हो जाती है विभाजन की। अब 3 जून 1947 के बाद अगली जो महत्वपूर्ण दिनांक है वह 4 जुलाई 1947 है। 4 जुलाई 1947। तो 3 जून योजना हो गई, विभाजन की जो योजना थी वो पेश कर दी गई। अब दिनांक आती है 4 जुलाई 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो पेश किया जाना और एक पारित होना, तो दोनों अलग अलग दिनांक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत
स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, सभा के सामने रखा जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया जाता है? 4 जुलाई 1947 को। और इसी अधिनियम की धारा, इसी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, इसी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता के बाद या 15 अगस्त 1947 से देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, वो सारी संधि की शर्तें समाप्त हो जाएगी, रियासतें स्वतंत्र होगी। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है वो धारा 8 के अनुसार देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसी स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये जो देसी रियासतें हैं वो, क्योंकि विभाजन की प्रक्रिया तो हो ही गई है, विभाजन तो तय है, तो ये जो देसी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में रह सकती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, और वो चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। ये भारत स्वतंत्र अधिनियम में देसी रियासतों के लिए प्रावधान था। चलिए, अच्छा, साथ में ये जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रख दिया कि जो रियासतें हिंदुस्तान में मिलना चाहती है वो हिंदुस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर। और ये सारा कार्य 14 अगस्त 1947 से पहले पूर्ण करना था। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है, जिसके तहत भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों में किया जाएगा। दोनों राष्ट्र अपने संविधान सभा और अपने संविधान होंगे, और साथ में इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। अब हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो आती है 5 जुलाई 1947। तो चूंकि देसी रियासतों को सम्मेलन पत्र पर या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने थे कि कोई हिंदुस्तान में मिलना चाहता है या पाकिस्तान में मिलना चाहती रियासतें हैं, तो ये रियासतों के मसलों को सुलझाने के लिए 5 जुलाई 1947 को भारत में रियासती 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। तो रियासतों के मसलों को सुलझाने के लिए
भारत में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल तथा सचिव वीपी मेनन थे। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 4 जुलाई 1947। क्योंकि इस वक्त तक भारत में एक अंतरिम सरकार अपना कार्य कर रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो अंतिम सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना कब की? 5 जुलाई 1947 को, जिसके जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो सचिव थे वो वीपी मेनन थे। अच्छा, इस रियासती विभाग का एक प्रमुख कार्य ये था कि जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर करवाना। इस विभाग का एक प्रमुख कार्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का काम भी था। तो 5 जुलाई 1947 को भारत में रियासती विभाग की स्थापना होती है और जिसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे और जो सचिव थे वो वीपी मेनन थे। तो यहां तक का मसला चलिए आगे बात करते हैं। 14 अगस्त 1947 भारत से पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अलग हो जाता है। पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में भारत से अलग होता है तथा मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है एक अलग राष्ट्र के रूप में और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये 14 अगस्त 1947 तक की घटना है। इसके आगे अगली जो दिनांक आती है हमारे पास वो रह जाता है 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है
जिसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और जिसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं 15 अगस्त 1947 को। अब भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। अब एकीकरण का घटना चक्र चलेगा। अगला जो बिंदु आता है 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में, अब क्योंकि रियासतों को एकीकरण करना है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना है, तो स्वतंत्र भारत में कुल 565 रियासतें थी। स्वतंत्र भारत में कुल 565 रियासतें थी, जिसमें से 562 रियासतों ने 14 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो स्वतंत्र भारत में 565 रियासतें थी, उसमें से 562 रियासतों ने 14 अगस्त 1947 तक भारत विलय में हस्ताक्षर कर दिए थे। केवल 3 रियासतें थी जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाद में सरदार पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से उनको भी भारत में सम्मिलित कर दिया गया, जिस पर एक अलग चर्चा रहेगी। कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने 14 अगस्त 1947 तक भारत में विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो वे 3 रियासतें हस्ताक्षर कर दिए थे। केवल एक तो हो गया कश्मीर रियासत, कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ को छोड़कर, इन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी जो 562 रियासतें हैं, उन सभी ने भारत विलय पत्र पे या भारत विलय में हस्ताक्षर कर दिए थे। चलिए, तो ये स्वतंत्रता तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब ये तो है भारत में 565 रियासतें। अब हम राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें कुल मिला के राजस्थान के एकीकरण पर चर्चा करनी है। तो इस समय, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्या स्थिति थी
स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको कमिश्नरी स्टेट कहते थे, कमिश्नरी स्टेट थे। तो राजस्थान में क्या स्थिति थी उस समय? स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश कमिश्नरी स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश या कमिश्नरी स्टेट पर। केंद्र शासित प्रदेश या कमिश्नरी स्टेट। तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश या कमिश्नरी स्टेट हुआ करता था जो कि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो एक केंद्र शासित प्रदेश या कमिश्नरी स्टेट हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था। और इसके बारे में आप देख लें, एक तो केंद्र शासित प्रदेश वो थे जहां पर एजीजी बैठा, एक तो 3 तरह, एक तो जहां अंग्रेजों की डायरेक्ट हुकूमत थी, वो जैसे पंजाब है, बंबई है, मद्रास है, यहाँ पर गवर्नर जनरल बैठा करते थे जिनको ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे, और जिससे बनने वाले जो राज्य थे उनको ए श्रेणी के राज्य में रखा गया था। और दूसरे जो रियासतों से मिलकर बने जो राज्य थे उनको बी श्रेणी के राज्य में रखा गया था, जहां राज प्रमुख या देशी रियासतों के राजा शासन करते थे अंग्रेजों के से सहायक संधि के तहत। तो जहां गवर्नर जनरल बैठा करते थे वो जो अंग्रेजों के डायरेक्ट, ब्रिटिश लोगों के डायरेक्ट आधिपत्य में थे, वह उनसे बनने वाले जो राज्य थे वो ए श्रेणी के राज्य बनाए गए। और दूसरे जो देशी रियासतों से मिलकर जहां राज प्रमुख या देशी राजा का शासन था उनसे बनने वाले जो राज्य थे वो बी श्रेणी के राज्य कहलाए। और केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर एजीजी बैठा करते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उन केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनने वाले जो राज्य थे वो सी श्रेणी के राज्य कहलाए। तो राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा है वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। दूसरी बात कर लें कि या ये क्या देख, केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग विधानसभा थी, जिसे धारासभा कहते थे। केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग विधानसभा थी जिसको क्या कहते थे? धारासभा कहते थे। और इस धारासभा के
अजमेर मेरवाड़ा की जो केंद्र शासित प्रदेश था उसकी जो विधानसभा थी धारासभा, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 थी तथा जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, या जिनको दास साहब कहते थे, जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय या दास साहब थे, जो कि त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये राजस्थान का जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, कमिश्नरी स्टेट अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग विधानसभा थी जिसे धारासभा कहते थे, और जिसमें सदस्यों की जो संख्या है वह 30 थी, और जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय या दास साहब थे, जो कि त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे। अच्छा, एक चीज और बता दें, जैसा कि आपको कहा गया था कि कमिश्नरी स्टेट पर जो ब्रिटिश नुमाइंदे थे वो एजीजी कहलाते थे, एजेंट टू डायरेक्टर गवर्नर जनरल। तो प्रथम एजीजी अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम एजीजी थे, उनका नाम एक बार आप शॉर्ट में याद कर लें, लॉकेट। एक आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो पैट्रिक लॉरेंज। और तीसरा अंतिम एजीजी थे लॉकेट, लॉरेंज एंड गिलन। तो ये 3 एजीजी भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम कौन थे 1857 की क्रांति में कौन थे, और अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन थे। तो ये आप केंद्र शासित प्रदेश हो गया राजस्थान का, अजमेर मेरवाड़ा। अब बात कर लेते हैं 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो 3 ठिकानों पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान में थे 3 ठिकाने। नॉन सैल्यूट स्टेट 3 ठिकाने, एक तो होती थी रियासतें और एक कहलाते थे ठिकाने। ठिकाने रियासतों से छोटे होते थे, जिन आंतरिक मामलों पर वो अपने फैसले खुद करते थे, लेकिन जो विदेश मामले हैं उन सभी को पर फैसले के वो रियासतों के अधीन रहते थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो राजस्थान में जो 3 ठिकाने थे, नंबर 1 कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे, नंबर 1 कुशलगढ़, नंबर 2 निमराना, और नंबर 3 लावा। तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, निमराना और लावा। कुशलगढ़ जो है वो सबसे बड़ा ठिकाना था। कुशलगढ़ ठिकाना जो है वो राजस्थान में सबसे बड़ा ठिकाना था, और लावा जो है वो सबसे
छोटा ठिकाना था। ठीक है, तो 3 ठिकाने राजस्थान में कौन कौन से? कुशलगढ़, निमराना और लावा। अच्छा, कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। वो कुशलगढ़ किस रियासत में था? बांसवाड़ा रियासत में। निमराना किस रियासत में था? अलवर रियासत में। और लावा, लावा किस रियासत में था? ये लावा ठिकाना जो है वो जयपुर रियासत में था। अच्छा, वर्तमान में, वर्तमान जिला, रियासत तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत में, निमराना अलवर रियासत में, और लावा जो है वो जयपुर रियासत में आता था। अब वर्तमान में अगर जिलों के अनुसार बात करें तो कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो वर्तमान में भी बांसवाड़ा जिले में ही है। रियासत भी इसकी बांसवाड़ा ही थी और जिला, वर्तमान जिला भी बांसवाड़ा है। निमराना ठिकाना जो कि अलवर रियासत का हिस्सा था वो वर्तमान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही है, अलवर जिले में ही है। जबकि जो लावा ठिकाना है जो कि जयपुर रियासत का हिस्सा था, वर्तमान में ये टोंक जिले में स्थित है। वर्तमान में ये टोंक जिले में स्थित है। तो बाकी दोनों तो ठीक है, कुशलगढ़ पहले भी बांसवाड़ा में था, अभी भी बांसवाड़ा में है। निमराना पहले भी अलवर में था, अभी भी अलवर में है। लावा जो ठिकाना है वो पहले जयपुर रियासत का हिस्सा था, वर्तमान में वो टोंक जिले में स्थित है। चलिए साहब, एक इनके जो शासक थे, ठिकानेदार जो कह सकते हैं आप, तो कुशलगढ़ ठिकाने के जो ठिकानेदार थे उस समय, उनके नाम आप याद कर लें। राव हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। निमराना ठिकाना का जो ठिकानेदार थे वो थे राव राजेंद्र सिंह। और साथ ही लावा ठिकाने के आप अगर बात करें तो बंश प्रदीप सिंह, बंश प्रदीप सिंह। तो ये राजस्थान के तीनों ठिकाने हैं और ये उनकी रियासती स्थिति है। ये वर्तमान में जिलों के अनुसार उनकी स्थिति है और ये उनके ठिकानेदार थे। और ये जो ठिकाने थे वो नॉन सैल्यूट स्टेट थे, इनको किसी तरह की सलामी नहीं लगती थी। तो ये 3 ठिकाने हो गए। अब हम बात कर लेते हैं रियासतों की। जो 19 रियासतें हैं राजस्थान में, वो कौन कौन सी रियासतें हैं, हम उनकी विशेषताओं के अनुसार कुछ पढ़ेंगे ताकि अधिकतर रियासतें हमें याद भी हो जाए और यूं कह सकते हैं अधिकतर रियासतों के जो विशेषताएं हैं वो भी हमें याद हो जाए। तो दोनों ही है हमारे पास। तो अब हम बात कर लेते हैं 19 रियासतें कौन कौन सी है। उन्नीस रियासतें, राजस्थान की 19 रियासतें कौन कौन सी रियासतें हैं? देखिए, नंबर 1, सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी रहेगी? मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत, जो भी। मेवाड़ रियासत जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो अगर सबसे प्राचीन की बात करें तो फिर हम बात करेंगे सबसे नवीन रियासत। सबसे नवीन रियासत कौन सी रहेगी? सबसे नवीन रियासत जो है राजस्थान की वो है झालावाड़, अंग्रेजों द्वारा स्थापित झालावाड़ रियासत जो है वो राजस्थान की सबसे
नवीन रियासत है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत है। फिर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी क्षेत्रफल में, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में वो मारवाड़ रियासत थी, या जिसे जोधपुर रियासत कह सकते हैं। तो राजस्थान की जो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी रियासत है वह मारवाड़ रियासत है, जबकि सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में जो सबसे बड़ी रियासत थी वह जयपुर रियासत थी। आगे बात करें सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी क्षेत्रफल में भी कह दें और जनसंख्या में भी कह दें तो एक ही है, शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत जो कहाँ है, भीलवाड़ा में, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है शाहपुरा रियासत। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी रियासत राजस्थान की शाहपुरा ही है, और जनसंख्या में भी सबसे छोटी जो रियासत है वो शाहपुरा ही है। चलिए आगे बात करें, तो हम ये रियासतों को उनकी कुछ विशेषता के हिसाब से याद करेंगे तो अधिकतर रियासतें हमें वैसे ही याद हो जाएंगी। तो सबसे प्राचीन हो गई, नवीन हो गई, बड़ी हो गई, छोटी हो गई। अब एक बार जाट रियासत, जाट रियासत, तो दो जाट रियासत थी हमारे राजस्थान में उस समय। दो जाट रियासतें हैं राजस्थान में। एक तो हो जाएगी आपके पास भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत, और दूसरी जो जाट रियासत थी वो धौलपुर रियासत। तो राजस्थान में ये दो जाट रियासतें भी हैं। एक बात करें मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में जो कि टोंक रियासत थी। फिर बात करें यादव रियासत, दो यादव रियासतें थी, यादव रियासत, कौन कौन सी, जैसलमेर तथा करौली, जैसलमेर तथा करौली, ये यादव रियासतें थी। आगे बात करें यादव रियासतों की, जाट हो गई, मुस्लिम हो गई। मुगलों द्वारा स्थापित रियासत, मुगलों द्वारा स्थापित रियासत, तो वो आ जाएगी कोटा रियासत। मुगलों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी, कोटा रियासत। और बात करें अगर हम रियासतों के बारे में तो ये आ जाती है आपके वो रियासत जिसके शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, जिसके शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर
साइन कर रहा हूं, तो वो था बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा रियासत के चंद्रभान सिंह जी ने कहा था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। तो उसके बारे में बात करेंगे, चंद्रभान सिंह जी और बांसवाड़ा रियासत के बारे में आगे। फिलहाल हम रियासतें देखना चाहते हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं। आधुनिक शिक्षा का विरोध करने वाली रियासत, आधुनिक शिक्षा के विरोध में रियासत कौन सी थी? तो वह डूंगरपुर रियासत, डूंगरपुर रियासत थी। अब हमारे पास बच जाता है एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 रियासतें और बच जाती हैं। सबसे अंतिम रियासत जो राजस्थान में सम्मिलित हुई थी, राजस्थान में सम्मिलित होने वाली अंतिम रियासत, तो वो सिरोही रियासत थी। राजस्थान में सम्मिलित होने वाली जो अंतिम रियासत थी वह सिरोही रियासत थी। अच्छा, विलय पत्र पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर, विलय पत्र पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत, विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत राजस्थान की कौन सी थी? बीकानेर रियासत। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे और वो 7 अगस्त 1947 को किए थे। बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत। सबसे अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के उदयभान सिंह जी ने किए थे 14 अगस्त 1947 को। तो विलय पत्र पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो बीकानेर रियासत है। इसके अलावा बूंदी रियासत बच जाती है, बूंदी रियासत बच जाती है। इसके अलावा अच्छा, रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। विशेष मौकों पर तोप सलामी का अधिकार था रियासतों को। लेकिन राजस्थान में 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। मैं इसको बूंदी को बाद में लिख देंगे। तोप सलामी अधिकार नहीं रखने वाली रियासत, तो 2 रियासतें थी। एक तो ये जो शाहपुरा है, ये रियासत थी लेकिन इसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और इसके अलावा एक किशनगढ़, किशनगढ़ जो रियासत है उसको भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ये हो गए 16। फिर एक आ जाती है बूंदी रियासत, एक आ जाती है 17, 18 हो गए प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ रियासत। और एक बच जाती है आपके पास, एक रियासत हमारे पास और बच जाती है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो रियासत जिसके प्रमुख को दिल्ली नजरबंद किया गया था महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने या के शक पर या ऐसे, तो वो आपके पास थी अलवर रियासत, अलवर रियासत। तो ये 19 रियासतें हैं
राजस्थान की 3 ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ तक की जानकारी मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में जो इन रियासतों का जो एकीकरण हुआ है राजस्थान बनने के लिए, उस एकीकरण पर चर्चा करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने तो ये कह दिया था, ब्रिटिश ने तो ये कह दिया था कि रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। तो कौन सी रियासतें हैं जो भारत का जो रियासती विभाग था, अंग्रेजों के अनुसार तो रियासतें अपने हिसाब से स्वतंत्र रह सकती है, लेकिन भारत का जो रियासती विभाग था उसके अनुसार कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है भारत में, भारत से स्वतंत्र नहीं, भारत में ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। कौन सी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो इन सभी और फिर एकीकरण के कौन कौन से चरण हैं, उन सभी चीजों पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।